आपके सवाल हमारे समाधान, कानूनी तरीके से बनाएंगे हर समस्या को आसान। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कुक एफएम के इस खास शो में जिसका नाम है आपका वकील क्या कहता है, और मैं हूं आपके साथ आपका लीगल एडवाइजर एडवोकेट शाहरुख। शो स्टार्ट करने से पहले इस बात पर ध्यान दें, ये शो जनता की डे टू डे लाइफ को एक जेनरिक लीगल एडवाइस के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश के लिए बनाया गया है। हर एक केस की सिचुएशन अलग अलग होती है, कृपया इसे अपने लिए आखिरी एडवाइस न समझें और अपने केस के लिए एक वकील की सलाह जरूर लें। इस शो में हमने किसी की भावना को ठेस पहुंचाने का काम नहीं किया है। ये शो एक जेनरिक लीगल एजुकेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बनाया गया है, कृपया इसे उसी नजर से देखें। और आज हम कुक एफएम की जनता के 3 क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करेंगे। ये क्वेश्चन उन सिचुएशन के ऊपर बेस्ड है जो शायद आपकी डे टू डे लाइफ में कभी आपने फेस की है या फिर कर सकते हैं। आज के इस शो की जो 3 लीगल एडवाइसेस होंगी वो है, पहली इंटरिम बेल, दूसरी डीफेक, तीसरी अकाउंट होल्डर ऑफ डेड पर्सन। अब इनको लेकर चलिए जानते हैं कि हमारे यूजर का क्या सवाल था और उनके साथ साथ आप भी कैसे सेम सिचुएशन को लीगली हैंडल कर सकते हैं। और हाँ, शुरू करने से पहले एक जरूरी बात, आप सभी लिसनर भी मुझ तक अपने सवालों को पहुंचा सकते हैं। वो भी कैसे करना है, इस शो को अंत तक सुनिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला सवाल पूछा है हमारे यूजर अनीता जी ने। अनीता जी जो कि दिल्ली की रहने वाली हैं। अनीता जी अपनी परेशानी बताते हुए कहती हैं कि मेरे हस्बैंड पिछले 6 महीने से जेल में हैं। हमने कितनी बार बेल लगाई है पर बेल नहीं मिली है। वो अब जेल में है और घर पर कोई भी ख्याल रखने वाला नहीं है। मैं प्रेग्नेंट हूँ, मेरी जल्दी ही डिलीवरी होने वाली है। क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि उन्हें कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया जाए और वो मेरा ख्याल रख सकें? क्या कर सकते हैं हम, इसमें क्या लीगल प्रावधान दिया गया है? तो चलिए अनीता जी जानते हैं इसको भी डिटेल में कि आप अपने हस्बैंड को कैसे जेल से बाहर निकाल सकती हैं, कैसे कुछ टाइम उनके साथ आप बिता सकती हैं, कैसे वो आपका ख्याल रखने जेल से बाहर आ सकते हैं, क्या कानूनी स्टेप लेने होंगे। चलिए इस शो को सुनते हैं। इंटरिम बेल। इंटरिम बेल एक टेम्परेरी बेल होती है जब भी किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है और अरेस्ट करने के बाद उसको जेल भेजा जाता है। और जो व्यक्ति जेल गया है, किसी भी मामले में गया हो, किसी भी अपराध में गया हो, सबसे पहले ये देखा जाता है कि सीरियस मामलों में जो लोग जेल जाते हैं, जिनको पता है कि अब उनकी जमानत जल्दी से नहीं होने वाली है, या फिर ये मान लीजिए कि कोई व्यक्ति 6 महीने से जेल में है या साल भर से जेल में है, ऐसे मामलों में वो सोचता है कि क्यों ना मैं इंटरिम बेल के लिए चला जाऊं। इंटरिम बेल आखिर क्या होती है? ये इंटरिम बेल, इंटरिम बेल एक टेम्परेरी बेल होती है जिसमें कुछ समय के लिए या कुछ दिनों के लिए बेल दी जाती है किसी काम के लिए। मान लीजिए किसी व्यक्ति के घर में कोई डेथ हो गई है, तो इस सिचुएशन में उनका शामिल होना बहुत जरूरी है। तो ऐसी सिचुएशन में इंटरिम बेल के लिए जा सकते हैं और इंटरिम बेल दे दी जाती है। कई बार इसमें कस्टोडियल बेल भी मिल जाती है। अब कस्टोडियल बेल होती है कि जब भी किसी घर में कोई सीरियस घटना घटती है, जैसे कि डेथ हो जाती है, तो इसमें पुलिस वाले उसको लेकर आते हैं और अंतिम संस्कार करवा देते हैं। इंटरिम बेल आपको दूसरी कंडीशन पर भी मिल सकती है, जैसे कि अगर आपकी वाइफ प्रेग्नेंट थी और अब डिलीवरी होने वाली है, तो इस सिचुएशन में भी आप 15-20 दिन के लिए इंटरिम बेल ले सकते हैं, इंटरिम बेल मिल सकती है। या किसी व्यक्ति का ऑपरेशन होना है या कोई फैमिली में सीरियस इंजरी है, तो ऐसे मामले में इंटरिम बेल दे दी जाती है। ये बात ध्यान देने वाली है कि इंटरिम बेल में अगर देखा जाए तो कोई भी स्पेसिफिक सेक्शन नहीं है, लेकिन इन कंडीशन पर बेल देने का प्रोविजन जरूर है। तो इस कंडीशन में अगर किसी व्यक्ति को अर्जेंटली कोई काम आ गया है तो उसको जेल में नहीं रखा जा सकता है, उसको इंटरिम बेल दे दी जाती है। बहुत सी सिचुएशन में तो पेरोल पर भी छोड़ दिया जाता है। अब ये पेरोल और इंटरिम बेल दोनों अलग अलग हैं। और ये इंटरिम बेल की एप्लीकेशन तभी आती है जब क्राइम सीरियस नेचर का किया गया हो
और उस व्यक्ति को जेल भेज दिया गया हो उन क्राइम में, जैसे कि एनडीपीएस के मामले होते हैं, पॉक्सो के मामले होते हैं, मर्डर के मामले होते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड मामले होते हैं, या फिर ईओडब्ल्यू केसेस के मामले होते हैं। ये बड़े बड़े केसेस हैं और भी बहुत सारे केसेस होते हैं। मैंने एग्जाम्पल के लिए आपको बताया है कि ये जो क्राइम है सीरियस नेचर के हैं। अब कोई व्यक्ति 6 महीने से या फिर 1 साल से जेल में है और वो बाहर आना चाहता है कुछ समय के लिए, कुछ टाइम के लिए, तो ऐसे में वो व्यक्ति इंटरिम एप्लीकेशन लगा सकता है, इंटरिम बेल की एप्लीकेशन लगा सकता है। अब वो क्या क्या ग्राउंड होंगे जिन पर वो इंटरिम बेल की एप्लीकेशन लगा सकता है और उसको इंटरिम बेल मिल सकती है, तो चलिए जान लेते हैं। ग्राउंड तो बहुत सारे हैं, बट जो मेजर ग्राउंड है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहला ग्राउंड है जो इंटरिम बेल के लिए बहुत ही फायदेमंद है। मान लीजिए कि आप एक्यूज हैं और आप जेल में हैं और आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है या डिलीवरी होने वाली है या फिर ऑपरेशन होने वाला है, तो यहाँ पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का कहना है, उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा जरूरत वाइफ को इस टाइम ही होती है, अपने हस्बैंड की जरूरत यहाँ पर होती है और हस्बैंड की पोजीशन, हस्बैंड की जगह कोई ले नहीं सकता है, तो ऐसे में उसको इंटरिम बेल जरूर मिल जाएगी, इंटरिम बेल मिल जाती है। बट मैंने अक्सर ये देखा है कि लोग छोटी छोटी बातों पर भी बेल की एप्लीकेशन लगा देते हैं, इंटरिम बेल लगा देते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति को छोटी बीमारी है, पथरी का ऑपरेशन करवाना है उसको, तो ऐसे में वो बेल की एप्लीकेशन लगा देते हैं और बहुत सी जगह पर ये बेल डिसमिस हो जाती है, किसी किसी व्यक्ति को ही ये बेल मिलती है और ज्यादातर बेल ये डिसमिस हो जाती है। आपके साथ अगर कोई सीरियस मामला हुआ है तो ही आप इंटरिम बेल की एप्लीकेशन लगाएं, और इस कंडीशन में आप जब एप्लीकेशन लगाते हैं तो आप बाहर भी आते हैं और आपको टाइम भी अच्छा खासा मिल जाता है। तो इंटरिम बेल की एप्लीकेशन किसी सीरियस कंडीशन में ही लगाएं ताकि आप ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड कर सके। दूसरा ग्राउंड रिलेट करता है हमारी रेगुलर बेल को। हमारी रेगुलर बेल भी यहाँ पर हो सकती है दूसरे ग्राउंड की वजह से। अगर आप कभी भी इंटरिम बेल लगाते हैं और वो मामला सीरियस नेचर का है, जैसे कि एनडीपीएस का मामला है और एनडीपीएस में आपके पास कमर्शियल क्वांटिटी पाई गई है और आपको इंटरिम बेल फिर भी मिल जाती है और फिर आप टाइमली सरेंडर कर देते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आपके रेगुलर बेल के भी चांस बन जाते हैं। जब पहली बार आप सरेंडर करते हैं तो दोबारा बेल मिल जाती है, दोबारा आप सरेंडर करते हैं तो तीसरी बार बेल मिल जाती है। अगर आप टाइमली सरेंडर कर देते हैं रेगुलर बेल में बहुत चांसेस बन जाते हैं। रेगुलर बेल में ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है कि सामने वाला बंदा जो है ट्रायल से भागेगा नहीं, वो कोर्ट में डेट पर अपीयर जरूर होगा। तो अब बात करते हैं तीसरे ग्राउंड की जिसमें आपको इंटरिम बेल मिल जाती है। मान लीजिए आपको कोई बीमारी है और उसका ऑपरेशन होना है और आप इसमें ग्राउंड बनाते हैं, बेल लगाते हैं, तो यहाँ पर कई बार आपको कस्टोडियल ट्रीटमेंट भी दे दिया जाता है, यानी कि आपका जो ट्रीटमेंट होगा वो जेल के अंदर ही होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आपका ऑपरेशन होना है, यदि आपकी बेल नहीं होती है तो कई कंडीशन में ये होता है कि कस्टोडियल ट्रीटमेंट भी दे दिया जाता है। तो बेहतर यही है कि आप अपनी फैमिली के लिए ही इंटरिम बेल लगाएं या अपनी वाइफ के लिए ही इंटरिम बेल लगाएं और फिर साथ के साथ रेगुलर बेल भी आपको ट्राई करनी चाहिए। आई होप अनीता जी आप समझ गए होंगे कि आपको क्या करना चाहिए। अगर आप अपने हस्बैंड को जेल से बाहर निकालना चाहती हैं कुछ टाइम के लिए, तो आपको इंटरिम बेल की एप्लीकेशन लगानी होगी और एप्लीकेशन में ग्राउंड बनाना होगा अपनी प्रेगनेंसी को, और इस कंडीशन में जज साहब हो सकता है कि आपको जमानत दे दें। चलिए अब दूसरे सवाल को जानते हैं जो कि हमसे पूछा है हमारे कुकू एफएम के यूजर शिवम जी ने। शिवम जी अपनी परेशानी बताते हुए कहते हैं, मेरा नाम शिवम है, मैं यूपी का रहने वाला हूँ। मुझे ये जानना है कि डीप फेक होता क्या है, क्या डीप फेक में वीडियो ही शामिल होती है या फिर इसमें ऑडियो को भी इस्तेमाल किया जाता है, इसको डिटेल में एक्सप्लेन कीजिए। तो चलिए इसको भी डिटेल में जान लेते हैं कि आखिर डीप फेक कहाँ तक सीमित है, आखिर डीप फेक भविष्य में क्या हमारे लिए खतरे से खाली है या नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। आजकल ये काफी ज्यादा डीप फेक नाम की चीज चल रही है।
काफी लोगों को ये भी नहीं पता है कि कैसे ये डीप फेक नामक चीज ध्यान न देने पर चूना लगा सकती है। आने वाले भविष्य में डीप फेक क्या क्या कर सकता है आपको पता भी नहीं है। एग्जाम्पल के लिए आपके किसी दोस्त या रिलेटिव की आवाज में आपसे बात की जा सकती है डीप फेक के माध्यम से। डीप फेक का मतलब ये है कि जहां पर आपको पता ही ना चले कि आपसे फर्जी कॉल पर बात हो रही है, उसी आवाज में जो आवाज आपके दोस्त की है या रिलेटिव की है, जो भी आवाज आपको पता है कि ये इस रिश्तेदार की है, ये मेरे दोस्त की आवाज है, और आप पता न लगा पा रहे हो कि ये फर्जी है या फिर सच है। जैसे कि आपको किसी अननोन नंबर से कॉल आता है और वो व्यक्ति आपसे किसी रिश्तेदार या फिर किसी दोस्त की आवाज में आपसे कहे कि मैं फला फला बात कर रहा हूँ और मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, और वो व्यक्ति आपको बताता है कि मैं अभी घर से बाहर हूँ और मेरा नंबर जो है वो स्विच ऑफ है, मेरे नंबर पर कॉल नहीं लग सकता है, इसलिए मैं अननोन नंबर से कॉल कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा यूपीआई आईडी दूसरे नंबर में है, मेरा पेटीएम, फोन पे, गूगल पे दूसरे नंबर पर है जो कि बंद हो गया है, इसलिए मैं आपको दूसरा यूपीआई एड्रेस दे रहा हूँ, इस नंबर पर आपको पैसे ट्रांसफर करने होंगे। अगर आपकी इस तरीके से बात होती है किसी व्यक्ति से और वो आपके दोस्त की, रिलेटिव की आवाज में बात करता है, यदि आप उस रिलेटिव या दोस्त से कनेक्ट हैं, उनसे आपका लगाव है, तो आप तुरंत ही पैसे ट्रांसफर कर देंगे। आप पता ही नहीं लगा सकते कि वो आपका दोस्त भी था या रिश्तेदार भी था या नहीं। अब इससे बचने का बेहतर तरीका क्या है? जब कभी आपके पास कॉल या मैसेज आता है तब तक पैसे ट्रांसफर ना करें जब तक आप उसे वेरीफाइड ना कर लें, जब तक उससे पहचान ना निकाल लें कि सच में वही बात कर रहा है या फिर कोई डीप फेक तो नहीं। वेरीफाई करने का तरीका एक ही है, आप उसके घर पर या उसके नजदीकी रिश्तेदारों के पास कॉल कर सकते हैं, आप उनकी मम्मी को कॉल कर सकते हैं, पापा को कॉल कर सकते हैं, उनकी वाइफ को कॉल कर सकते हैं, उनके बच्चों को कॉल कर सकते हैं और वेरीफाइड आसानी से कर सकते हैं। अगर फिर भी आपका कॉल या कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है और वो नजदीक में रहते हैं, तो बेहतर यही है कि आप उनसे जाकर घर पर मिलें। और अगर आपने बिना सोचे समझे पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं तो ये स्कैम या फ्रॉड हो सकता है। और आजकल तो कुछ लोग फेसबुक हैक करके फेसबुक मैसेंजर के द्वारा सामने वाले व्यक्ति से पैसे की डिमांड करते हैं, पैसे मांगते हैं। तो आप कभी भी बिना वेरीफाई किए पैसे ट्रांसफर मत करना। अब आपका दूसरा सवाल था कि वीडियो ही शामिल होती है क्या डीप फेक में, ऑडियो शामिल नहीं होती है? तो मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताया कि वीडियो के साथ साथ डीप फेक के अंदर ऑडियो भी शामिल होती है, ये वीडियो तक सीमित नहीं है। अब चलिए अपने आज के शो के अंतिम सवाल की ओर बढ़ते हैं, जो कि हमसे पूछा है हमारे कुक एफएम के यूजर उमा वर्मा जी ने। उमा वर्मा जी जो कि लुधियाना की रहने वाली हैं। उमा वर्मा जी अपनी परेशानी बताते हुए कहती हैं, मेरी मम्मी के अकाउंट में पैसे पड़े हुए हैं और उनकी कुछ टाइम पहले डेथ हो गई है। उनके अकाउंट में काफी ज्यादा पैसे हैं और वो मैं निकालना चाहती हूँ। क्या उनके अकाउंट से उनके बच्चे पैसे निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं, और निकालने के लिए क्या क्या करना होगा? और आज हम बात करेंगे जिनकी मृत्यु हो चुकी है, जिनकी डेथ हो चुकी है, उनके उत्तराधिकारी, उनके लीगल हायर, उनके अकाउंट से पैसे कैसे निकाल सकते हैं। और ये जानकारी हर भारतीय नागरिक को होना बहुत जरूरी है। उसका कारण ये है कि ऐसे हजारों करोड़ रुपए बैंक के पास रखे रह जाते हैं जिनको कोई क्लेम करने ही नहीं आता है। कई बार तो उनके परिजनों को ये जानकारी ही नहीं होती है कि उनके रिश्तेदारों के नाम पर कोई एफडी चल रही है या फिर कितने अकाउंट उनके नाम पर चल रहे हैं, उनके अकाउंट में कितना पैसा है, ये जानकारी होती ही नहीं है। तो सबसे पहले जरूरी बात ये है कि अगर आप पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, तो आप अपने बच्चों को ये सारी जानकारी जरूर दीजिए। आपके नाम पर कितनी एफडी है, कितने अकाउंट आप चला रहे हैं, ये सारी जानकारी आप अपने बच्चों को जरूर दीजिए। अगर आप अपने बच्चों को अभी ये जानकारी नहीं देना चाहते हैं, ये जानकारी शेयर नहीं करना चाहते हैं, तो ऐसे में आप डायरी नोट कर सकते हैं और डायरी में ये सारी चीजें लिख कर रख सकते हैं, ताकि आप किसी कारण से नहीं रहे तो आपके बच्चों को ये सारी जानकारी मिल सके। तो इसके लिए बहुत जरूरी है
कि आपकी मेहनत की संपत्ति कहीं बैंक में रखी ना रह जाए, तो आपके बच्चे आपकी मेहनत की संपत्ति का लाभ उठा सकेंगे यदि उनको जानकारी होगी। तो चलिए जान लेते हैं कि यदि आपके रिलेटिव की, आपके माता पिता की डेथ हो गई है तो उनके उत्तराधिकारी उनके बैंक अकाउंट से पैसे कैसे निकाल सकते हैं। तो पहली कंडीशन ये है कि यदि आपका जॉइंट अकाउंट है तो ऐसे में आपको उस व्यक्ति का जिसकी डेथ हो गई है उसके डेथ सर्टिफिकेट की कॉपी आपको बैंक में जमा करानी होगी। अब ऐसा करने से होगा क्या? ऐसा करने से होगा कि जो व्यक्ति जिसकी मृत्यु हो चुकी है उसका नाम जॉइंट अकाउंट से हटा दिया जाएगा और नाम हटाने पर होगा क्या, केवल खाता आपके नाम पर ही चालू रह जाएगा। फिर आप वह पैसे अपने खाते से निकाल सकते हैं। और दूसरी कंडीशन ये आ जाती है कि डेथ पर्सन ने किसी व्यक्ति को नॉमिनी बनाया हुआ है तो उस नॉमिनी को उस व्यक्ति का जिसकी डेथ हो गई है उसके डेथ सर्टिफिकेट की कॉपी और 2 विटनेस यानी कि 2 गवाह बैंक में ले जाने होंगे और डेथ सर्टिफिकेट की कॉपी वहां पर जमा करानी होगी। फिर बैंक क्या करेगा? जांच पड़ताल करेगा, वेरीफाइड करेगा। अगर सब कुछ सही रहता है तो उस नॉमिनी को पैसे दे दिए जाते हैं। अब तीसरा सवाल यहाँ पर यह आ जाता है कि यदि कोई जॉइंट अकाउंट ही ना हो डेथ पर्सन के साथ, जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है उसके साथ कोई जॉइंट अकाउंट नहीं है और ना ही उस व्यक्ति ने हमें नॉमिनी बनाया है, तो इस कंडीशन में हम उन पैसों को कैसे निकलवा सकते हैं? तो उसके लिए भी सॉल्यूशन है, लेकिन यहाँ पर आपको टाइम लग जाता है क्योंकि यहाँ पर आपको कोर्ट द्वारा सर्टिफिकेट लेना होता है। यदि आपका अकाउंट जॉइंट अकाउंट नहीं है डेथ पर्सन के साथ या फिर उन्होंने आपको नॉमिनी नहीं बनाया है तो ऐसे में आपको कोर्ट को अप्रोच करना पड़ेगा। कोर्ट में आप सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करेंगे और सक्सेशन सर्टिफिकेट मिलने के बाद ही आपको ये पैसे मिल सकते हैं। सक्सेशन सर्टिफिकेट होता है उत्तराधिकारी सर्टिफिकेट। उमा जी, आपको समझ आ गया होगा कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और आपके साथ साथ कुक्कू एफएम के इस खास शो की जनता को समझ आ गया होगा कि आप क्या क्या स्टेप ले सकते हैं अगर आपके साथ ये कंडीशन हो जाती है, ये सिचुएशन आ जाती है, तो आप क्या क्या स्टेप ले सकते हैं। तो आज इस कुक्कू एफएम के इस खास शो में एक बोनस क्वेश्चन ऐड ऑन करेंगे जो कि हमसे पूछा है हमारे 12th स्टैंडर्ड के बच्चे ने, जो कि एडवोकेट बनना चाहते हैं, एलएलबी करना चाहते हैं। तो क्या उनका सवाल है, चलिए इसको जानते हैं। हेलो सर, मेरा नाम फरमान है, मैं दिल्ली से हूँ। मैंने आपका शो अपने दोस्त के फोन में सुना था। उस शो को सुनने के बाद मेरा एलएलबी करने का मन हुआ। मैं 12वीं क्लास में हूँ और मैं एलएलबी करना चाहता हूँ, लेकिन मैं हिंदी मीडियम स्कूल में हूँ। एलएलबी करने के लिए क्या प्रोसीजर होगा? हिंदी मीडियम होने की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है? क्या कोर्ट के अंदर इंग्लिश जरूरी है? फरमान, अगर आप एलएलबी करना चाहते हैं, लॉ करना चाहते हैं, एडवोकेट बनना चाहते हैं तो 12th के बाद एलएलबी नहीं होता है। 12th के बाद होता है इंटीग्रेटेड कोर्स बीए एलएलबी, जो कि 5 साल का होता है। फरमान, जो एलएलबी होती है वो ग्रेजुएशन के बाद होती है, यानी कि अगर आप 12th पास करते हैं और 12th पास करने के बाद ग्रेजुएशन में एडमिशन लेते हैं और आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद फिर आप एलएलबी में एडमिशन लेते हैं, जो कि 3 साल का होता है और ग्रेजुएशन भी आपकी 3 साल की होती है, तो यहाँ पर टोटल आपको 6 साल लगते हैं। लेकिन वहीं पर अगर आप 12th के बाद भी एलएलबी करते हैं तो सिर्फ आपको 5 साल ही यहाँ पर देने होंगे। अगर आपको वकील बनना है तो मैं कहूँगा 12th के बाद ही आप डायरेक्ट एडमिशन ले लीजिए। अब दूसरा सवाल यहाँ पर आ जाता है कि एडमिशन कैसे होता है। एडमिशन लेने के लिए बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज जो हैं वो एंट्रेंस एग्जाम दिलवाती हैं। एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पर ही वो एडमिशन लेती हैं। तो आप क्लेट एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। अगर आप क्लेट एग्जाम क्लियर कर देते हैं, टॉप की 22 यूनिवर्सिटीज मिलेंगी जहां पर आपका एडमिशन अगर हो गया तो बहुत अच्छी बात है, आप एक अच्छे लेवल के एडवोकेट बन सकते हैं। अब यहाँ पर तीसरा सवाल ये आ जाता है कि इस एग्जाम को देने के लिए 12th में कितने मार्क्स आना जरूरी है। 12th में आपके कम से कम 50% मार्क्स आना जरूरी है। यदि आपके 50% मार्क्स आ जाते हैं तो आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। यदि आप रिजर्वेशन कैटेगरी से आते हैं, रिजर्वेशन से आते हैं, तो आपको 45% मार्क्स लाने होंगे 12th के अंदर, तब आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। अब सवाल यहाँ पर यह आ जाता है, क्या डायरेक्ट एडमिशन नहीं हो सकता है?
डायरेक्ट एडमिशन भी होता है। बहुत सी यूनिवर्सिटीज कॉलेज डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं, आप वहां भी ट्राई कर सकते हैं, वहां भी एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन मेरी ये राय है कि आप एक बार क्लेट एग्जाम जरूर दें। और रही बात आपके हिंदी मीडियम की और इंग्लिश मीडियम की, यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि आप हिंदी मीडियम से भी पढ़े हैं या फिर इंग्लिश मीडियम से भी पढ़े हैं तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आपको अपनी बात रखनी आनी चाहिए। और जैसे ही आप LLB करते हैं तो आपको अंग्रेजी बिल्कुल आसान लगने लग जाती है, इजी लगने लग जाती है। और बहुत से कोर्ट के अंदर तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर अधिकतर हिंदी ही बोली जाती है। अब हिंदी का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी बोल रहे हैं, आपको हिंदी के अंदर भी अपनी बात रखनी आनी चाहिए बस, जो कि आप LLB करते करते सीख जाएंगे। तो ये थे हमारे 3 सवाल जो आप सभी यूजर की तरफ से ही हमें मिले थे, जिसके जवाब में हमने आपको एक लीगल एडवाइस बड़ी आसानी से आपको बताई। और कुकू FM आपको प्रोवाइड कराता है आपके हर कानूनी सवाल का जवाब बिल्कुल आसान भाषा के अंदर, आसान तरीके से।